तो ये डर्कहाइम का जो विजन था सोशोलॉजी का, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें एमर्जेंट लेवल के बारे में बात करी गई थी और नेचुरल साइंस के बारे में, एम्पेरिकल डिसिप्लिन के बारे में बात करी गई, सोशल फैक्ट्स के बारे में बात करी गई, मॉरल्स के बारे में बात करी गई। सब मैंने मार्क करा दिया था। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में जो है अब ये नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि अपने आप में 4 मार्कर का टॉपिक है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आगे क्वेश्चन जो है, आगे जो है नया जो है सोशियोलॉजिस्ट आ जाता है, मैक्स वेबर। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि लास्ट के पैराग्राफ इसमें से कुछ नहीं आता। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक लिखी थी एम.आई. डर्कहाइम ने। ठीक है, तो नाम प्लीज याद रखिएगा, सबके नाम जरूरी है, क्योंकि आजकल ये 1-1 मार्कर आ रहे हैं, तो बुक का भी रेफरेंस पूछ लेते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। अभी वेदिका और सिफत का टेस्ट हुआ था, तो उनको ऐसे क्वेश्चंस आ रखे थे कि बाद में रिव्यू करने के लिए मुझे भेजा गया था। तो कहते हैं इसने बुक लिखी, डर्कहाइम ने डेमोन्स्ट्रेट किया द मेथड ऑफ एनालिसिस टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ कन्वर्जन हमें देखने को मिला है। ही क्लासिफाइड अ सोसाइटी बाय द नेचर ऑफ सोशल सॉलिडारिटी विद विच एग्जिस्टेड इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में हमारे यहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी है। सॉलिडारिटी का मतलब जो है बंधे हुए, जुड़े हुए, यूनिटी, यूनिफाइड, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, विच एग्जिस्टेड इन दैट सोसाइटी। ही आर्ग्यूड दैट primitive society was was organized according to mechanical solidarity, और दूसरा है organic solidarity। तो ये पैराग्राफ आप मार्क कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड तक है। यहाँ से आपका डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। 4 मार्कर का 2 मार्कर 1 मार्कर भी आ सकता है, बिकॉज डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा चला जाता है कभी कभी ये। तो ये आप ध्यान से कर लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी के ऊपर बेस्ड थी, मतलब जो हंटर्स गैदरर्स की सोसाइटी थी मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी। मॉडर्न सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के ऊपर है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज फाउंडेड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ इट इंडिविजुअल मेंबर। इंडिविजुअल मेंबर सिमिलैरिटी, जैसे सिमिलैरिटी क्या है, हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोगों का अब आज के टाइम पे हम लोग क्या, हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है, और कंजम्पशन भी करते हैं। ठीक है, ये चीज देखेंगे। एंड ये सिमिलैरिटी कहाँ पे देखने को मिलती थी, जहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन होती थी। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप, जो अपने आप को खुद ही सफिशिएंटली जो है चला रहे हैं। वेयर ईच पर्सन विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज और फंक्शन। तो मतलब हर एक इंसान कोई ना कोई सिमिलर एक्टिविटी कर रहा है। तो जैसे अगर हंटिंग गैदरिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोई हंट कर रहा है, कोई गैदर कर रहा है, कोई कुक कर रहा है, हंट गैदर कुक, सिमिलर एक्टिविटीज लोग करे जा रहे हैं। And as the solidarity or ties between people are based on similarity and personal relationships, such societies are not very tolerant of differences, and any violation of the norms of the community attracts harsh punishment. अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हो जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारी सॉलिडारिटी या यूनिटी खराब हो रही है, तो आपको पनिशमेंट मिलती थी। ये आपको आप देखोगे, अगर डिस्कवरी वगैरह देखते हो, जो ट्राइबल कल्चर होता है, ट्राइबल सोसाइटीज होती है, वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम अगर होती है, कुछ होता है, तो पनिशमेंट बड़ी हार्श मिलती है। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड इन अदर वर्ड्स, मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटीज हैव रिप्रेसिव लॉज डिजाइन टू प्रिवेंट डिविएशन फ्रॉम कम्युनिटी लॉ। तो इस तरीके से दबाव बना के आपके ऊपर लॉज बनाए जाते हैं जिसको आप डेविएट नहीं कर सकते। तो बी इट ओजस्वी, बी इट मैं, बी इट वेदिका, बी इट सिफत, बी इट जो भी है, सिफत, रिया, हर्ष, चाहे कोई भी है, आपको ये फॉलो करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और ऐसी सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ करी जाती है। एंड दिस वाज बिकॉज द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी वाज सो टाइटली इंटीग्रेटेड that it was feared that any violation of codes of conduct could result in the disintegration of the community। कि मतलब अगर आप कोई भी तोड़ फाड़ करते हो या ब्रेक करते हो किसी भी चीज़ को, तो उससे जो है उनकी कम्युनिटी खराब हो जाएगी। तो मतलब नॉर्थ, जैसे आप देखोगे ट्राइबल सोसाइटीज आज की भी जो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर जो इंटीरियर में रह रही होती है, वो ये सारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी आज भी फॉलो करके चलते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लीजिएगा ट्राइबल सोसाइटीज का एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ट्राइबल सोसाइटीज। सो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कैरेक्टराइजेस, अब मैकेनिकल इन्होंने बता दिया, अब ऑर्गेनिक के बारे में बात आ रही है। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कैरेक्टराइजेस मॉडर्न सोसाइटी एंड इज बेस्ड ऑन हेट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर। अब हम कहाँ हैं, ऑर्गेनिक सोसाइटी में, मॉडर्निटी है,
हेट्रोजिनिटी की बात कर रहे हैं, मैं डिफरेंट हूँ, सिफत डिफरेंट है, रिया डिफरेंट है, वेदिका डिफरेंट है, ओजस्वी डिफरेंट है, एंड सो सारे लोग हमारे डिफरेंट है। घर में हो 4 लोग, चारों लोग डिफरेंट है, 3 है तो तीनों डिफरेंट है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन सोसाइटी विद लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिनका सोशल रिलेशनशिप कभी कभी इम्पर्सनल हो जाता है। जैसे हम लोगों का एक पर्सनल रिलेशनशिप सिर्फ पढ़ाई का है, वैसे इम्पर्सनल है। तो मैं थोड़ी ना ऐसे करता हूँ कि ओजस्वी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, या वेदिका के या रिया के सिफत के, या मैं अपने में तो करूँगा ही, ठीक है, या आप लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो जाते हैं। Such a society is based on institution and each of its constituent groups or unit is not self-sufficient but dependent on the units for their survival. तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सिंपल सी बात है। मेरी अगर डिपेंडेंसी देखोगे तो मुझे भैया सेंटर चलाना है, आप जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली कंसिडरेशन है यहाँ पे, क्योंकि पैसा मिलेगा, ठीक है, दैट इज अ सेकेंड थिंग, बट पढ़ाना है। आप लोग क्यों हो, आपको पढ़ना है, तो हम एक दूसरे के सर्वाइवल के ऊपर, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में इंटरडिपेंडेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इट सेलिब्रेट्स इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल की कदर है, अलाउस फॉर द नीड टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऑब्वियसली रिया की डिमांड डिफरेंट हो सकती है उसकी मदर से, सिफत से, ओजस्वी से, ओजस्वी की डिमांड वेदिका से डिफरेंट हो सकती है। आपके मल्टीपल रोल्स हो जाते हैं, तो एट द सेम टाइम आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग किसी के बेटे हो, आप लोग किसी की बेटी हो, ठीक है, बच्चे हो, पोते हो, पोती हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कुछ भी हो सकता है। ये ऑर्गेनिक टाइज क्रिएट कर रहा होता है। एंड द लॉज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी आर रेस्टिट्यूटिव। उधर रिप्रेसिव था लॉज मैकेनिकल में, ये रेस्टिट्यूटिव है इन नेचर रादर देन रिप्रेसिव, विच मीन्स दैट इन मॉडर्न सोसाइटी द लॉ इज टू रिपेयर और करेक्ट द रॉन्ग दैट इज डन बाय क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। तो आपने कुछ गलत किया, जेल में डाल दिया, चालान भरा दिया, फाइन लगा दिया, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज में ऐसा होता है। वहाँ पे तो ऐसा होता था, पुरानी ट्राइबल कम्युनिटीज में ऐसा भी होता था, अपनी कम्युनिटी से लोग बाहर निकाल देते थे, ठीक है जी। सो बाय कॉन्ट्रास्ट, इन प्रिमिटिव सोसाइटी द लॉ sought to punish wrongdoers and enforce a sort of collective revenge for their acts. In a modern society, the individuals were given some autonomy, whereas in primitive society, the individual was totally submerged in the collectivity. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आप इसको पॉइंट्स में भी बना सकते हो, ठीक है। पॉइंट्स में लिख लोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि 4 मार्कर पे तो आ जाता है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताइए, 1 मिनट। तो इसलिए इन्होंने बोला, फिर इसको कंक्लूड किया हुआ है, इसमें से कुछ आता नहीं है, सिर्फ इसमें आप पढ़ लेना। सिर्फ इसमें इन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मॉडर्न सोसाइटी का इज दैट इंडिविजुअल विद सिमिलर गोल्स कम टुगेदर वॉलंटरी टू फॉर्म ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। तो जैसे हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है, सोशियोलॉजी की क्लास लेनी है, ठीक है। क्यों लेनी है? क्योंकि हमारे अपने गोल्स हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग तरक्की करो, आप चाहते हो मेरे अच्छे मार्क्स आए, आप चाहते हो अतुल सर से पढ़ ले या पूनम मैम से पढ़ ले, या मेरे से, या मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। हम लोगों को अपने गोल अचीव करने पड़ते हैं, तो वॉलंटरीली, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को एसोसिएट करके चलते हैं। एज देयर आर ग्रुप्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स, दे रिमेन distinct from each other and do not seek to take over the entire life of its members. Thus, individuals have many different identities in different contexts. तो हम लोगों की obviously identity हर एक situation में different है, ठीक है। जैसे आपके roles different है, and this enables individual to emerge from the shadow of the community and establish their distinct identity. तो आप अपनी community से बाहर निकलते हो, आप अपनी पहचान बनाते हो, आप उस पहचान को लेकर फंक्शन करते हो, आप अपने रोल प्ले करते हो एंड काम करते हो। एंड सिंस ऑल इंडिविजुअल्स हैव टू डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड एजुकेशन, देयर इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमारा धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ता है, लोगों से मिलते हैं, इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे, ताकि हम अपने सोशल रिलेशंस को चला सके। एंड सच सोसाइटीज बिकॉज पर्सनल रिलेशन कैन नो लॉन्गर बी मेंटेन इन अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। इस तरीके से देखने को जो है हमें मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि इम्पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, ठीक है, और ताकि आप अपने रिलेशंस मेंटेन कर पाओ थोड़े से। और सच सोसाइटी बिकॉज पर्सनल रिलेशन कैन नो लॉन्गर बी मेंटेन इन लार्ज पॉपुलेशन। तो मतलब कुछ हद तक होता है, जैसे क्या होता है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारी क्लोज फैमिलीज हैं, उनसे तो पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं, वैसे नहीं बन पाते, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आप पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा ये इम्पर्सनल रिलेशन ही कहलाएगा, पर्सनल नहीं है। बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ आप नहीं जानते, आपकी पर्सनल लाइफ मैं नहीं जानता, हमें बस रिलेशन मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि हमें अपना काम निकलवाना है या करना है, ठीक है।
भाई सर ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, ये टेस्ट है, ऐसे कर लेते हैं सर, वैसे कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करके चलनी पड़ती है, ठीक है। ये इन्होंने ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में बताया, ठीक है जी। तो ये आपकी जो थ्योरी थी वो एमाइल डर्खाइम की थी, और हमने कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, एमाइल डर्खाइम पढ़ लिया। अब लास्ट हमारा बचा है थोड़ा सा पोर्शन, वो है मैक्स वेबर का। आप सीधा आ जाओ मैक्स वेबर पे, पेज नंबर 78 पे। तो आप देखोगे मैक्स वेबर एंड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो ये तीसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारे मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्खाइम, मैक्स वेबर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होता है। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बीच बीच के भी कवर होते हैं, ठीक है। और एक जो बड़ा क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी का, वो लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो हमें करना ही है क्योंकि वो 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हर बार ही ये क्वेश्चन आता है, स्कूल में दे ही देते हैं आपको, ठीक है। तो मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी क्या कहते हैं? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने कुछ समझा है या किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी ने कुछ बोला है तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया। वेबर ने क्या आर्ग्यू किया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है मैक्स वेबर ने क्या बोला कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है सोशल साइंसेज का, वो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है और सोशल एक्शन। दीज साइंसेज वर दस वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेज विच एम टू डिस्कवर द ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ नेचर गवर्निंग द फिजिकल वर्ल्ड। अब जैसे साइंस जब आप पढ़ते हो, कॉज एंड इफेक्ट नजर आता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल आपके सामने देख रहा होता है, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन देख रहा होता है। ये हुआ है तो इसको कैसे समझा जाएगा, ये इवेंट हुआ है तो कैसे समझा जाएगा, वो इवेंट हुआ है तो कैसे समझा जाएगा। तो इंटरप्रेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट। तो यही बात उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। कहते हैं सिंस द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द सोशल साइंसेज वाज विद सोशल एक्शन एंड सिंस ह्यूमन एक्शन नेसेसरली इन्वॉल्व सब्जेक्टिव मीनिंग। तो आप जो भी करते हो उसका एक सब्जेक्टिव मीनिंग आपके सामने होता है। द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो हैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस। तो ऑब्वियसली जो साइंस में आपने केमिकल लोचा कर दिया, ठीक है, आपने डाला इधर से NaCl2, उधर से मिला दिया HCl2, कुछ भी कर दिया, मतलब ऐसे जैसे, और बम फोड़ देंगे। पर रिश्तेदारी में आप बम नहीं फोड़ सकते, ठीक है, रिश्तेदारी में बम नहीं फोड़ सकते। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो ये मैक्स वेबर का मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मैक्स वेबर ने ये बताया था कि सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में डिफरेंस है, और ऑब्वियसली अगर कोई तौर तरीका है इसको ठीक करने का तो उसका साइंस के वे से डील नहीं किया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे होते हो तो उसका जो है कोई स्पेशल मीनिंग अटैच करके उसको समझ के और उसको ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सोशल एक्शन इंक्लूडेड, सोशल एक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने बोला है ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल, दैट इज एक्शन टू विच एक्टर्स अटैच द मीनिंग। इन स्टडिंग सोशल एक्शन द सोशियोलॉजी टास्क टू रिकवर द मीनिंग्स एट्रीब्यूटेड बाय द एक्टर। अब जैसे सिंपल सी बात है, मैंने कोई एक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे अब आप लोग क्लासेस ले रहे हो, मैंने ना आपको ऐसी छेड़ दिया, छेड़ इन द सेंस मैंने ओजस्वी का कोई नाम निकाल दिया, मैंने सिफत का कोई निकाल दिया, मैंने रिया का कोई निकाल दिया, मैंने वेदिका का निकाल दिया, हर्ष का निकाल दिया, इस तरीके से, और न ये बात आपको बुरी लग गई। अब ये बुरी लगी तो मैं यहाँ पे एक्टर हूँ क्योंकि मैंने ये रोल प्ले किया है, तो आप ये मीनिंग अटैच करोगे कि सर ने ऐसा क्यों बोला, सर ने कभी पहले ऐसे तो बोला नहीं। अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन साइंसेस के बारे में है, तो हम लोगों का इस चीज़ को ठीक करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप बोलोगे रिया को बुरा लगा तो रिया फ़ोन करके भाई सर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बहुत बुरा लगा, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था, ऐसी सिफत बोल सकती है, ऐसी वेदिका, ऐसे ओजस्वी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, और इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगी। मैंने किसी को कुछ बोला तो शायद उसी बात का मतलब कोई सिफत और कुछ समझ जाए, ओजस्वी कुछ और समझ ले, मैं कुछ और समझ सकता हूँ, है ना, वही चीज़ बताएं। तो टू अकम्प्लिश दिस टास्क द सोशियोलॉजिस्ट हैड टू पुट देमसेल्व्स इन द एक्टर्स प्लेस। तो आप लोग सोशियोलॉजिस्ट हो और मेरे जूते में पैर रखोगे, लाइक एम्पथाइजिंग या मेरे हिसाब से समझने की कोशिश, एंड इमेजिन व्हाट दीज मीनिंग्स वर और कुड हैव बीन। क्या हो सकते थे, ये सर ने मुझे बोला है तो ऐसा क्यों बोला है, क्या मतलब है, क्यों बोला गया ऐसा। सो सोशियोलॉजी वॉज द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने अभी जैसे आपको बात बताई। एम्पथेटिक दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नॉट ऑन फीलिंग फॉर, दैट इज सिंपैथी, बट फीलिंग विद, दैट इज एम्पैथी, ठीक
ठीक है, तो पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज इज एम्पथाइजिंग, तो वैसे समझने की कोशिश करनी है। द एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग विच सोशियोलॉजिस्ट डिराइव फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इनेबल्स देम टू एक्सेस द सब्जेक्टिव मीनिंग्स एंड मोटिवेशन ऑफ सोशल एक्टर्स। ठीक है, तो हमारे बारे में पता चल जाता है। तो वेबर ने इसको फिर आगे करके एक्सप्लेन किया गया कि टू डिस्कस द स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी दैट द सोशल साइंसेज हैड टू कल्टिवेट, द सोशल वर्ल्ड वाज फाउंडेड ऑन सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स। ठीक है, कैसे हमारी वैल्यूज हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, आइडल्स हैं, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ रहे होते हैं इन स्टडिंग दिस वर्ल्ड द सोशल साइंसेज इनएविटेबली हैड टू डील विद दीज सब्जेक्टिव मीनिंग्स, हमें समझना पड़ता है। And in order to capture these meaning and describe them accurately, social scientists had to constantly practice empathetic understanding by putting themselves in the place of people whose action they were studying. ठीक है, मियाँ बीवी का घर में झगड़ा हो रहा है, इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा भी हो सकता है कि आदमी पिट रहा हो जूतों से, चप्पल से, डंडे से, और ऐसा भी हो सकता है कि औरत भी पिट रही हो। ठीक है, दोनों केस में वो डोमेस्टिक वायलेंस ही है। बट सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में वो देखेंगे कि आदमी ने औरत को क्यों मारा, उसको समझना ज़रूरी है, और औरत ने आदमी को क्यों मारा, और ये सारी औरतें अपने आदमी को क्यों मार रही हैं, और सारे आदमी अपनी औरतों को क्यों मार रहे हैं। तो ये देख के आपको चलना पड़ेगा। हर एक का मीनिंग आपको अलग होएगा, बट कॉमन फिनोमेना है, वो हमें समझ के चलना पड़ेगा। These are social actions actually. But this investigation had to be done objectively, even though it was concerned with subjective matters. मैंने पीट दिया पत्नी को अपनी, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली पीट दिया, मेरे को पीटना जस्ट किडिंग। इसका सब्जेक्टिव मीनिंग भी हो सकता है, बड़ा मजा आया पीट के, जस्ट किडिंग। तो ये मतलब सोशियोलॉजी तो वैसे बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग भी होता है, बट हम लोग ऑब्जेक्टिव ढूंढने का पर्पज यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट बार बार यहाँ पे उसको एम्फसाइज कर रहा है, एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग, ये मार्क कर लेना, यहाँ पे आया है। required the sociologist to faithfully record the subjective meaning and motivation of social actor without allowing his personal belief and opinions to influence the process in any way। ये 1 मार्कर 2 मार्कर आ सकता है। अब मेरे को तो पीट के मजा आ रहा है, सोशियोलॉजिस्ट बोल रहा है यार ये गलत बात है, ये इंसान बहुत बेकार आदमी है, ये औरतों को मारता है। ठीक है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। अगर वो अपना बिलीफ इसमें घुसा देगा तो वो सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं पाएगा। वो जो इंसान है वो अपनी औरत को या बीवी को या किसी भी इंसान को वो मार क्यों रहा है, या वाइसा वर्सा है, औरत अपनी हस्बैंड को क्यों मार रही है, ये समझना जरूरी है। सोशियोलॉजिस्ट में कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसको जो मर्जी को समझे। एंड इन अदर वर्ड्स सोशियोलॉजिस्ट वर मेंट टू डिस्क्राइब करना है, नॉट जज द सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ अदर्स। वेबर कॉल्ड दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी। इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये 1 मार्कर 2 मार्कर आता है। व्हाट डू मीन द वैल्यू न्यूट्रलिटी? ठीक है, जब आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो, द सोशियोलॉजिस्ट मस्ट न्यूट्रली, एक सेकेंड, Weber called this kind of value neutrality the sociologist must neutrally record subjective values without being affected by her or his feelings or opinion about these values. Weber recognized that this was very difficult to do because social scientists were also members of society and always had their own subjective beliefs and prejudice. हमारे beliefs and prejudice घुस ही जाते हैं बीच में जब भी हम लोग किसी को समझने की कोशिश करते हो, which is at sometimes right, at sometimes wrong. However, they had to practice great self-discipline and as iron will, as he puts it, in order to remain value neutral when describing the values and worldviews of others. क्योंकि आप न्यूट्रल रह के जब समझोगे तभी आप सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम एम्पथेटिक अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने बोला, वेबर ने सजेस्ट किया एक और मेथोडोलॉजिकल टूल जिसको बोला जाता है आइडल टाइप। 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा चल जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडल टाइप? आइडल टाइप इज अ लॉजिकली कंसिस्टेंट मॉडल ऑफ सोशल फिनोमेना दैट हाईलाइट्स इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक। आइडल टाइप क्या है? कोई भी फिनोमेना हो रहा है उसका सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, एंड बीइंग अ कॉन्सेप्चुअल टूल डिजाइन टू हेल्प एनालिसिस, इट इज नॉट मेंट टू बी एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। हमें इसको रिप्रोड्यूस करके नहीं बताना है, रियलिटी रिप्रोड्यूस हो भी नहीं सकती, बट ऐसा होता है। जैसे अभी आपने सुना होगा जब 12th के एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में जो दिल्ली है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ, और उसमें जो ताहिर हुसैन या ताहिर खान था आम आदमी पार्टी का, उसको अरेस्ट भी किया है अभी रिसेंट में। उसने ये कबूला, ठीक है, उसने ये अग्री किया कि जो है मेरे को ये करना था, मेरे को ये दंगे करने थे क्योंकि हिंदूज ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है
एंड उस चीज़ को मुझे करना था तो मैंने किया। अब इसमें देखो क्या सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपको वो चीज़ जो है हाईलाइटिंग हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने थे उसमें। एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन तो रियलिटी का हम दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे हुई, ठीक है। सो ऑब्वियसली इन्होंने बोला आइडल टाइप्स में एग्जैजरेट सम फीचर्स ऑफ फिनोमेना, कई चीज़ों को अब जब क्या था सब लोगों ने एग्जैजरेट कर ही रखा था, हिंदू मुस्लिम के दंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे, हिंदू मुस्लिम के, पर रीज़न देखो क्या चल रहा था, शायद हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होंगे। मैंने एक एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने एक एक वीडियो देखी थी, लोग बोल रहे थे मेरे मतलब उस बंदे का फादर था, ऑटो चला के आ रहा था, अचानक से गली में भीड़ थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको ये जिस भीड़ ने उसको मारा, गोली चली, गोलियां चला रहे थे वो लोग, वो हिंदू थे मुसलमान थे नहीं पता, उसके फादर मुसलमान थे, मार दिया गया। एक हिंदू लड़का था जॉब से वापस आ रहा था, सर पे किसी ने हेलमेट पे रॉड मार दी जोर से और हेलमेट भी फट गया, सर पे भी चोट लगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो कौन हिंदू है कौन मुस्लिम नहीं पता, कई लोग एग्जैजरेट कर देते हैं, हमारे यहाँ पे तो होता भी है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कर देते हैं, सही बात है ना। तो वही इन्होंने बताया, तो ऑब्वियसली ये चीज़ करी जाती है जिसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एन आइडियल टाइप शुड कॉरेस्पॉन्ड टू रियलिटी इन अ ब्रॉड सेंस, हमें रियलिटी दिखाना जरूरी है, बट मेन जॉब इसका ये है टू असिस्ट एनालिसिस बाय ब्रिंगिंग आउट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कनेक्शंस ऑफ द सोशल फिनोमेना बीइंग स्टडीड। तो आपको सब चीज़ें पढ़नी होती है। अब वो उस बंदे को जो वहाँ का जो लीडर था ताहिर खान, जो ताहिर हुसैन, जो भी आम आदमी पार्टी का, उसको अरेस्ट किया गया, बाद में किया गया, पर वो फिनोमेना सारे हमने क्रिटिकली एनालाइज किए तभी तो जाके निकला कि पीछे क्या वर्किंग हो रही थी, ठीक है। सो एन आइडल टाइप इज टू बी जज्ड बाय हाउ हेल्पफुल इट इज फॉर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय हाउ एक्यूरेट और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इट प्रोवाइड्स। तो ये देखता है कि एनालिसिस के लिए कितना हेल्पफुल है, एक्यूरेशन की बात है। एंड द आइडल टाइप वॉज यूज बाय वेबर टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एथिक्स एंड वर्ल्ड रिलीजन। तो इसका यहाँ यूज किया गया, इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, वर्ल्ड रिलीजन और एथिक्स को कनेक्ट करने के लिए, एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ द सोशल वर्ल्ड इन डिफरेंट सिविलाइजेशन। इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वेबर सजेस्टेड दैट एथिक्स ऑफ सर्टेन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। तो प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे इन्होंने इनको जो इनकी आइडियोलॉजी की वजह से कैपिटलिज्म यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ा था। एंड वेबर ने आइडल टाइप को फिर दोबारा यूज़ किया गया 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में, जिसमें इसको बोला कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, ठीक है, 3 तरीके की। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो कहते हैं वाइल द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी वॉज कस्टम एंड प्रेसिडेंस, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में कस्टम्स और प्रेसिडेंस आ जाती है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में डिवाइन सोर्सेज या गिफ्ट ऑफ ग्रेस, भगवान का दिया हुआ वो सब चीज़ें खरा होता है, और रैशनल लीगल अथॉरिटी में लीगल डिमार्केशन, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे आ जाते हैं। एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी विच प्रिवेल्ड इन मॉडर्न टाइम वाज एपिटमाइज्ड इन द ब्यूरोक्रेसी। और ये जो इस तरीके से इसको जो है सेटअप किया गया, वो ब्यूरोक्रेसी में सेटअप किया गया। आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वो इन्होंने यहाँ पे आगे बताया है, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर का इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी था जो कि इसने एक्सप्लेन किया है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर शूज डीपली, तो ही समझ आ जाएगा। जज नहीं करना है, बायस नहीं रहना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, अपने बिलीव्स नहीं घुसाने हैं। आइडल टाइप बताया गया, फिनोमिना के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया जाए, कभी कभी एग्जैजरेट भी हो जाता है इस तरीके से। तो ये इन्होंने बात यहाँ पे बताई। यहाँ तक क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओजस्वी, रिया, सिफत, वेदिका, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ओके, ओजस्वी कुछ पूछना है? नहीं, एक टॉपिक बचा है यार, इसको तो खत्म कर दें, फिर इसको भी लटका के रखेंगे क्या? ओजस्वी, सिफत, वेदिका, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है। और फिर लास्ट टॉपिक है, थोड़ा छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स का है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कुछ और नहीं आता तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। और आपने पढ़ा है ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स हमारे इंडिया में भी यूज़ किया जाता है वर्ड ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमैट, जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं बड़े लेवल पे, जिसमें जैसे सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं हमारे यहाँ पे, उनको ब्यूरोक्रेट्स भी बुलाया जाता है। पॉलिटिशियन जो है बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, उनको भी ब्यूरोक्रेट्स बुलाया जाता है। तो ब्यूरोक्रेट भी मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी पढ़ा होगा, विच वॉज प्रीमाइज ऑन द सेपरेशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्ल्ड। तो इन्होंने क्लियरली बोला था ये
कि पब्लिक और डोमेस्टिक वर्ल्ड डिफरेंट है। पब्लिक मतलब जब आप काम कर रहे हो, डोमेस्टिक आपके घर का काम, इन दोनों का सेपरेशन बहुत ज़्यादा बनता है। तो जब आप घर में हो तो घर में रहो, घर में खेलो कूदो, नहाओ धो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर जब ऑफिस में आए हो, जैसी मर्जी आपकी पोजीशन है, आपको सारा काम टाइम पे ख़त्म करना है। जो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है, उसको पूरा करके जाना है। एंड दिस meant that the behavior in the public domain was regulated by explicit rules and regulation। तो जब अब देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों की फैमिली में कई लोग होंगे जो जॉब करते होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे सिफत कह रहा हूँ यार, वेदिका के पापा का पता है। वेदिका के पापा एक्साइज डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और क्योंकि वो सरकारी नौकरी है और एक ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनको देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे क्या है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। उनको टाइमली रिपोर्ट करना है, उनको सारा सबमिशन करना है, उनकी बहुत जवाबदेही होती है, बिकॉज एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत काम होता है, पूरे इंडिया का टैक्स कलेक्शन है, किस तरीके से क्या है, क्या लूप होल्स है, सब चीज़ उनको करना पड़ता है। तो बहुत जवाबदेही है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अपना घर का अब ऐसा नहीं होता है ना, वेदिका की मम्मी ने बोल दिया ये लो भिंडी लेके जाओ, आप भिंडी काट देना, ठीक है, आज भिंडी बनाऊंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरे को खुद ही हंसी आ रही होती है, चेहरे तो दिखते नहीं है, मैं खुद ही हंस लेता हूँ, चलो खैर चलता रहता है। तो वहाँ पे उनका ऑब्वियसली रोल रिलेशनशिप डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वही हम लोग पढ़ रहे हैं। सो मोर ओवर एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी रिस्ट्रिक्टेड टू पावर ऑफ द ऑफिशियल in regard to their responsibility and did not provide absolute power to them। तो हालांकि ब्यूरोक्रेटिक उसमें इन्होंने absolute power नहीं दी गई। अच्छा एक मिनट, हाँ क्या कोई आया है क्या? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर लॉक है ना, देखने में गुड ऊपर ताला लगाओ, ऐसे ही बता देना बाहर से बस। अच्छा ठीक है, ठीक है। कल फिर 3 बजे ही आओगे? ठीक है जी, थैंक यू। ओके। तो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी में कुछ फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स आपको, जैसे पहले ब्यूरोक्रेसी क्या है वो एक्सप्लेन करा, फिर इसके फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं सारे एज इट इज, पूरे लिखने हैं आपको, कुछ कटपिट नहीं होगा, ठीक है। कौन कैसे काम करता है, चाबी ले लेना बोलो अपने वाली। हाँ, कौन कैसे काम करेगा, हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस, रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर काम होता है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंडक्ट इन ऑफिस, ठीक है। बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है। जैसे आप कभी ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरी प्रैक्टिस के में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं फंक्शनिंग ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेसी में फिक्स्ड एरिया होते हैं, ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन होता है, रूल्स लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन होते हैं, काम डिवाइडेड होता है, रेगुलर एक्टिविटी होती है, हायर अथॉरिटी से आपको कमांड दी जाती है, सबऑर्डिनेट्स तक वो पहुंचती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको काम करना पड़ता है, सबको फॉलो करना पड़ता है, सबको ड्यूटीज असाइन होती है, सबकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। मैं मतलब उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ऑफिशियल पोजीशंस है सबकी, तो सबकी अपनी अपनी पोजीशन होगी, कोई डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई पीए है, कोई असिस्टेंट पीए है। एंड ऑफिशियल पोजीशन जो ब्यूरोक्रेसी में होती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्यूबेंट एज दे कंटिन्यू बियॉन्ड द टेन्योर ऑफ एनी ऑक्यूपेंट। हाँ। और ये जो ऑफिशियल पोजीशन है ब्यूरोक्रेसी की, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्यूबेंट एज दे कंटिन्यू बियॉन्ड द टेन्योर ऑफ एनी ऑक्यूपेंट। तो मतलब जो काम ऑफिस में बैठ के कर रहे हो वो तो करोगे, बाहर हो, ठीक है, तो बाहर भी आप ब्यूरोक्रेट ही हो, ऑफिशियली तो आप ब्यूरोक्रेट ही हो, ऑफिशियल सरकार की हो। तो ये सब चीज़ें आपकी चलती रहती है जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एंड हायरार्किकल ऑर्डरिंग होती है, मैंने बता दिया, कोई टॉप लेवल है, कोई मिडिल पे बैठा है, कोई लोअर पे बैठा है, तो वही इन्होंने एक्सप्लेन किया। अथॉरिटी है, ऑफिस है, ग्रेड किया जाता है, सुपरवाइज करते हैं, ये सब चीज़ें चल रही होती है। रिटन डॉक्यूमेंट पे रिलायंस है, जो भी काम करते हैं रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर करते हैं, ठीक है, बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के काम नहीं होता, ठीक है। तो मुझे जैसे मुझे याद है, मुझे मेरा फ्रेंड था जब वो कॉर्पोरेट में लगा था, कॉल सेंटर था, तो कहते हैं हमारे ना जिस डेस्कटॉप पे, जिस स्टेशन पे हम लोग काम करते थे, वहाँ की लाइट ख़राब हो गई। तो हमने बोला जाके, उसने बोला कि मेरी लाइट ख़राब हो गई, लाइट चेंज करा दो, ख़राब हो गई। तो कह रहे मेल लिखो उसके लिए भी, ठीक है, मेल लिखो। मेल लिखी तो लाइट चेंज हुई, बिकॉज वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती है, फिर इस तरीके से होता है। बोल के कुछ नहीं होएगा, सरकारी डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है और आजकल प्राइवेट में भी होता है। फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और इसके लिए ब्यूरो सब चीज़ें बनाई होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन विच इज सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो पब्लिक और प्राइवेट डिफरेंट है। तो वेदिका के पापा घर में कुछ और है, घर में घर के सदस्य हैं,
आप लोगों के भी, बाकी लोगों के भी, एंड ऑफिस में वो ऑफिस के सदस्य हैं। ठीक है जी। ऑफिस मैनेजमेंट करना होता है, इसमें मॉडर्न एक्टिविटी है, स्किल्ड पर्सोनल की ज़रूरत होती है। डे टू डे ऑपरेशन जो ऑफिस के मैनेज करते हैं उसी वही बात बताई हुई है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। एंड कंडक्ट इन ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस में कंडक्ट क्या है, आप जो काम आपको बोला हुआ है वो वैसे ही होगा, जो रिटर्न है वैसे ही होगा। ठीक है। फुल टाइम अटेंशन होता है, जितना टाइम आपको मिला हुआ है उतना टाइम करोगे। एग्जॉस्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पब्लिक लाइफ से डिफर होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि उठ के ऑफिस नहीं पहुंच सकते, भैया हमारे घर का काम कर दो। प्राइवेट डोमेन अलग है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो या फिर नेचुरली जो भी काम आप कर रहे हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी की पूरी बनेगी, जो कि आपको आपके ऑफिशियल्स को, सीनियर को या जूनियर को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, विच वॉज वेरी सिंपल। क्या है और क्या क्या फीचर्स है, एज इट इज़ आपको लिखना होता है, यहीं तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और इसमें से कुछ नहीं आता, लास्ट का कुछ नहीं करना, ये इन्होंने बताया। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है, ब्यूरोक्रेसी समझ आ गया, कोई डाउट इसमें आपको? ठीक है, और किसी को? लास्ट पैराग्राफ वेदिका, इसमें कंडक्ट इन ऑफिस बताया हुआ है। जैसे अगर ऑब्वियसली ऑफिस अगर आप जा रहे हो तो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कैसे आपको काम करना है, टाइमली रिपोर्ट करना है, टाइमली सबमिशन है, जवाब देना है आपको सारी चीज़ों का। आवाज़ नहीं आ रही वेदिका मुझे तुम्हारी, ज़ोर से बोल लो थोड़ा सा। लास्ट पैराग्राफ इसका नहीं करना। अच्छा, वो नहीं करना, वो नहीं करना, बोला तो सही, वो नहीं करना। ओके, ठीक है। तो आई होप डाउट नहीं होंगे। किसी और के डाउट है, कुछ है तो आप ले लो प्लीज़, अगर किसी को लग रहा होता है तो। ओके, ठीक है, चलो एनीवे, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अब जो भी हम लोग आगे करेंगे, तो इसका एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा लेट उठाते हैं। पहले एक काम करेंगे, ये जो चैप्टर अभी हमने करेंटली ख़त्म किया है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। कोशिश करता हूँ कि मैं इसके आंसर्स आपको बना के भेज दूँ, तो शायद डिस्कशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फिर मैं आपको मार्क करा दूँगा, देख लूँगा जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे पर। ठीक है जी। तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमारे लिए थोड़ा सा समय 35 मिनट निकाले आपने। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।